गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th हिंदी एसएल सेकंड लैंग्वेज हिंदी के स्टूडेंट के लिए आज हम चैप्टर 11 सीखने और समझने को जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है टाइटल एक यात्रा यह भी। लेखक है रामदरस मिश्र और साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक के जीवन में जो भी उसे अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को हमारे सामने रखा हुआ है कि हम हमारे जीवन के अंदर कितनी यात्राएं करते हैं, प्रवास करते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी भी होती है जो हमारे दिल को छू जाने वाली होती है, वो कभी भी उसे हम भूल सकते नहीं है। ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, उसे लेखक याद करके सबसे जो महत्वपूर्ण है उसे लेकर के यहाँ पे लेखक ने इस कहानी को हमारे सामने इसलिए दोहराया है कि ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जो भी कहानी का सार है, सारांश है, इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि सभी यात्रा सफल नहीं होती, याद करने योग्य भी नहीं रहती, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती है जिसे याद करके इसकी स्मृतियों में जाने से हमें अच्छा महसूस होता है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो कवि को जो अनुभव प्राप्त हुआ ऑटो रिक्शा वाले का, उसकी बात यहाँ पे करनी है। किसी भी कहानी या कोई भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तब हमें उनके पात्र, कैरेक्टर, घटना और घटना स्थल, ये तीन के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में जब उसका आंसर हम लिखते हैं प्रश्न का, तो वो तीन आते हैं तो हम अच्छी तरह से उसे डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक ही यात्रा यह भी, रामदरस मिश्र। कवि का परिचय जरूरी नहीं है, फिर भी ले लेते हैं कि उच्च कोटि, प्रथम कोटि के साहित्यकार, काव्य, उपन्यास, कहानियाँ आदि लिखे हैं। चर्चित उपन्यास में जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, कविताओं में बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहे हो, आम के पत्ते कहाँ जा रहे हैं, आम के पत्ते, कहानी संग्रह में खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ जैसे कहानी संग्रह है। आम के पत्ते काव्य संग्रहों को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, अवार्ड प्राप्त हुआ है, और हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी कवि को प्रतिष्ठित, लेखक को प्रतिष्ठित किया गया है। तो ऐसे हिंदी साहित्य के सम्मानित लेखक जिन्होंने एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है, तो आइए उस कहानी के बारे में जानते हैं, समझते हैं और हमारे लिए उसका क्या महत्व है उसको हम जानते हैं। एक यात्रा यह भी कहानी हमें हमारे टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर देनी है कि कहानी एक यात्रा यह भी, लेखक परिचय और चैप्टर, ये 4, और चौथा चैप्टर कहाँ से, कौन से पुस्तक से लिया गया है वो भी हमें याद रखना है। ये 4 बातें हमें अवश्य याद रखनी है। तो कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण दिखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो कहानी के साथ समझते हैं कि मैं थोड़े से मुद्दे में उसकी चर्चा कर देता हूँ कि लेखक किसी कारणवश डॉक्टर को मिलने के लिए शहर में जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाला मिलता है, ऑटो रिक्शा वाला लेखक के साथ ही घूमता है, उसे सब कुछ दिखाता है, बताता है और साथ साथ में उसकी मैत्री हो जाती है। बातों बातों में अपने जीवन के बारे में बताता है कि उसका भूतकाल कैसा था और वह कैसे इस शहर में आया, ऑटो रिक्शा वाला बना, ये बात। और तो ये बात बताता है कि
उसकी भाभी की लड़की के साथ शादी करने की वजह से, भैया और भाभी की नाराज़ होने की वजह से, और भैया की भाभी और की बहन से शादी न करने की वजह से, और गांव की एक लड़की के साथ उसको बचाने के लिए, ये डिटेल में हम समझेंगे। तो क्यों उसके साथ शादी की, और शादी करने के बाद उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, और पुलिस वाले ने जो मानवता दिखाई है उसकी बात, कि पुलिस वाला उस दोनों की शादी करवा देता है उस लड़की को बचाने के लिए। तो यहाँ पे स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा भी आई, और ये सारा परिचय लेखक हमें देते हैं कि व्यक्ति चाहे बड़ा हो या छोटा, उसमें मानवता, एक दूसरे को मान सम्मान देने की बात अवश्य होनी चाहिए, ये कहा गया है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, लेखक कहते हैं। यात्रा भीरू यानी यात्रा करने से डरना, भीरू यानी डरपोक। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, यानी कैसे कैसे लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता जो अच्छा नहीं लगता है वह तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। यानी कि सबसे ज़्यादा नफरत किसी के वो है, लेखक को किसी के प्रति, तो वो है ऑटो वाला। ऑटो वालों से उसे, क्योंकि वो अपने आप मन चाहा भाड़ा, यहाँ पे बताया गया है किराया यानी भाड़ा, वो ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कितना होता है, ये सारी बातें। तो अनजान शहर में हम किसी जगह पे ऑटो रिक्शा में जाते हैं तो ये अनुभव सभी को प्रायः सभी को होता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, हम कहीं भी जाते हैं हमें नए लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन कैसे होंगे वो पता नहीं होता है। तो ये चिंता लेखक के मन में बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। हमें ये भी याद रखना है कि डॉक्टर को मिलने के लिए लेखक को कहाँ जाना पड़ा, तो ग्वालियर। ये स्थल का नाम भी याद रखना है, कारण भी याद रखना है। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी रही, आश्वासन थोड़ा बना रहता है कि कोई बात नहीं, अकेला नहीं हूँ, इसलिए वो उसे अच्छा लग रहा है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम देखते हैं सभी जगह पे, आइए सर हमारे रिक्शा में बैठिए, कहाँ जाना है, इतना इतना ये सब चालू हो जाता है। तो हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया, पीछा नहीं छोड़ा उसने कहा कि हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि एक उसकी आवाज़ आई, और वो कहता है, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही, यानी कि कहीं जाने वाले तो हो, और कोई ऑटो करेंगे ही, ऑटो भी उसके लिए कंपलसरी है कि ऑटो करना ही है, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। ये सबसे बड़ा छोटे व्यक्ति की मुंह से बड़ी बात बता दी है कि जीवन का अनुभव व्यक्ति को कहाँ ले जाता है, कैसा बना देता है। इसने ये लड़के ने के मुंह से लेखक ने जाना है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि उसने जीवन की वास्तविकता को पढ़ लिया है, समझ लिया है। कौन सी वास्तविकता? कि हमें जीना है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑटो लेना है तो मेरा क्यों नहीं, और ऑटो लेने वाले ही है तो उसका अर्थ रहस्य क्या छिपा हुआ है कि हमें जीना है तो है ही कंपलसरी हमारे लिए जीना, बच्चों के लिए पढ़ना, तो पढ़ना जरूरी ही है, तो क्यों अच्छा ना पढ़ा जाए। जीना जरूरी है, ये कंपलसरी है जीना, तो क्यों अच्छा न जिया जाए। ये प्रश्न भी हमारे मन में होना चाहिए। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे, वांछित यानी मन के मुताबिक, योग्य, वांछित यानी योग्य, इच्छा मुजब, इच्छा योग्य, वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। ये ऑटो वाला कुछ अलग है, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? वो बोला, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया, यानी कि ज़्यादा,
होता है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो दे सकते हो। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो वो उसे जाने की बात करते हैं लेखक। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वो वहीं खड़ा था। वो लड़का वहाँ ही खड़ा दिखाई देता है। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है, अलग है, सबसे अलग है। वह हमारे भीतर घर करता गया। ये मुहावरा है, भीतर घर करते जाना, यानी कि आत्मीयता बढ़ाई जाना, आत्मीयपन बढ़ाई जाना, आत्मीयता बताई जाना, दिखाई जाना, आत्मीयता हो जाना। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी लेखक कहते हैं, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक कहते हैं, तो आपको घुमाने के लिए कहाँ आ जाऊँ, कब आ जाऊँ? लेखक कहते हैं, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बता ही नहीं। लेखक कहते हैं, मोहन। तो मोहन नाम याद रखना है। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। यानी कि एक पहचान सी बन गई। और जैसे कई वर्षों से परिचित हो, यानी परिचित व्यक्ति की तरह वर्ताव होने लगा। वह बहुत संकोच के साथ आया, शर्मा कर आता है। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई, यानी कि एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया, और क्यों आता है, कैसे आना पड़ा, ये हमें जानना है। कि हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, यानी कि द्रवित, उसका मन द्रवित यानी कि दुखी हो चुका है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, रोने जैसा हो गया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा कि आगरा में अपना घर है, आगरा से ग्वालियर आना पड़ा। माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी BA पास, कोई नौकरी खोज रहा था। की करके भी अटक जाता है। यहाँ पे 3 जो बिंदी डॉट दिया गया है वो बताता है कि काफ़ी अधूरा रहता है वाक्य, और वाक्य अधूरा रहने के बाद कुछ कहने की इच्छा होती है लेकिन वो कह पाता नहीं है। तो इसलिए एक चुप्पी सी छा गई, यानी कि बोलते बोलते वो थोड़ा सा रुक गया। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित यानी कि अयोग्य न होने वाली घटना घटी हुई। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। परिचित लड़की मिल जाती है, बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, यानी कि डर के मारे कुछ बोल रही है कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ, अधेड़ यानी बड़ी उम्र वाला बुजुर्ग, हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस फुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। फुसट यानी एक गाली जैसा शब्द है, इसलिए उसे बोला गया है। तो लड़की को उसका पिता जो है वो एक बड़े व्यक्ति के साथ, बुजुर्ग के साथ उसकी शादी कराना चाहते थे। पैसा भी ले लिया होगा, यानी कि कन्या विक्रय, लड़की को बेच देना, ये भी हमारे प्राचीन ज़माने में हो रहा था। आज भी कई समाज में ऐसा हो रहा है कि लड़की को उसकी शादी के वक्त वर पक्ष से पैसे लिए जाते हैं, यानी कि एक प्रकार का व्यापार भी कह सकते हैं। तो एक कन्या विक्रय जो कुरिवाज है वो हमारे कई समाज में आज भी चल रहा है। और
जो शादी का सही समय होना चाहिए, लड़की और लड़के के लिए उसकी उम्र होनी चाहिए, उस उम्र से पहले भी, यानी कि बाल विवाह भी यहाँ पे वो हो रहा है। ये हमारी प्राचीन परंपरा को बताया गया है लेखक ने। आज भी कई समाज में ऐसा हो रहा है और ये एक दृष्टांत हमारे सामने लाया गया है कि पिता अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं, तब बच्चों की क्या हालत होती है ये यहाँ पे बताया गया है। और उसे इच्छा नहीं है क्योंकि उसकी उम्र और उसके साथ जो पति उसका होने वाला है उसकी उम्र डबल है, ऐसा भी यहाँ पे बताया है। तो इसे बचाने के लिए वो मोहन के पास आती है, कहती है कि वो मोहन जो है, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मोहन, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं, मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, पुलिस स्टेशन। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की, पुलिस वाले से, थानेदार यानी पुलिस वाला। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। वहाँ उसे थानेदार साहब कुछ सोच विचार करके बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर लेता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। यानी कि थानेदार में भी लड़की को बचाने का उपाय विचार आता है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, यानी कि थानेदार एकाएक बोलता है कि तुम्हारी शादी हो गई। वो मोहन से कहता है, अचानक उसके विचार आता है कि क्यों इस लड़के के साथ इस लड़की की शादी करा दी जाए तो सभी समस्या का अंत आ सकता है। ये सोच के थानेदार ने मोहन से पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया, नहीं हुई थी। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? ये प्रश्न उसका उत्तर देने के लिए जब हमने कभी सोचा ही नहीं है तब कैसी परिस्थिति उपस्थित होती है कि तो मैं इस आकस्मिक प्रस्ताव, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा, इसलिए आकस्मिक एकाएक प्रस्ताव से चकरा गया। चकरा जाना मुहावरा है, यानी कि स्तब्ध हो जाना, कुछ सोच न सकना। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। सोचता है कि नहीं, अच्छा या बुरा, ये सोच लेना चाहिए। ये भी हमें ये समझना है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, लड़की को भी पूछने की ज़रूरत होती है। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, क्योंकि उसे उस अधेड़ से बचना था जो गलत हो रहा था, इसलिए। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, क्योंकि उस समाज में ऐसे रिवाज नहीं थे कि छोटी को बड़ा पति दे देना है कि अब उसी के साथ शादी कर देनी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बताया गया है, और एक उदात्त भावना ऑटो वाले के दिमाग में लेखक ने डाल दी है कि भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर लेगा, लेकिन इस लड़की को कौन बचाएगा? वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की जो जिंदगी खतरे में है, यानी कि स्त्री जो समस्या में पीड़ित हो, समस्या से पीड़ित है, तो उसे उससे बाहर निकालने की एक मानवता, मनुष्यत्व इस लड़के में पाया गया है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात है यह कि वह संकट में है। सबसे अहम यानी मुख्य बात यह है कि वो संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो पाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी कि ये सब कुछ हो सकता है, तो वो थानेदार बोले,
कि कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। यानी कि ये सभी सॉल्यूशन कौन निकालता है? थानेदार। यानी कि थानेदार में, पुलिस में जो आज हम जिस दृष्टि से पुलिस वाले को देख रहे हैं उससे कुछ अलग व्यक्तित्व हमारे सामने रखा गया है कि उसमें भी मानवता, पुलिस यानी कि रक्षक है, वो पक्षक नहीं हुए, इसलिए रक्षक का लक्षण उस पुलिस वाले में दिखाई देते हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। वो लड़का मोहन लेखक से कहते हैं, मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ, जैसे काल्पनिक कथा मैं सुन रहा हूँ, ऐसा एहसास लेखक को हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है, यानी कि कवित्व जैसी शक्ति जिसमें है वो कोई भी हो, मनुष्यत्व उसमें होगी ही, और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। यानी कि थानेदार कवि भी है, इसलिए ये कहा गया है। हाँ, तब ठीक है। बाय। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई ही पड़ जाता है। मसीहा यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड, संदेशवाहक, भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति। मसीहा, भगवान का दूत। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, यानी निराश हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं करी की, और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, यानी कि दोनों तरह से गलत किया। सामाजिक रीति रिवाज के मुताबिक उसने गलत किया, इसलिए उन्हें घर छोड़कर ग्वालियर आना पड़ा। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपमान न हो, किंतु यह परायापन अपनेपन से अच्छा है ना, कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, यानी कि घर वाले भी, लड़की के घर वाले भी परेशान ना करें। इसलिए वो कहते हैं कि परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। जो दिन रात अप्रतिकर, यानी कि अनचाहा, मनचाहा नहीं, अनचाहा, जिसे अच्छा लगता नहीं है वो अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। अशांत, उद्विग्न यानी अशांत। ऐसा पर अपनापन भी नहीं चाहिए जो हमें दुखी करे, उद्विग्न करे, अशांत करे, डिस्टर्ब करे। इसलिए परायापन ही अच्छा है, कोई चिंता तो नहीं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, यानी कि ऑटो रिक्शा पकड़ ली और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, लेखक मोहन से कहते हैं। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, नारी के बारे में बोलते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, सशक्तिकरण की, लेकिन उस सशक्तिकरण को लाने का अमल उस लोगों के माध्यम से होता नहीं है। लेख कविताएं लिखते रहते हैं किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। और लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, यानी कि तुमने कुछ बोला नहीं लेकिन कर दिखाया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेखक के नज़रों में ये महान बन जाता है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। यानी कि पति की सफलता, पति की समस्याओं को दूर करना, ये सब में उसकी पत्नी का हाथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वो कहता है कि सभी समस्याओं से मुझे वो बचाती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक यानी कि श्रम के बाद, परिश्रम करने के बाद दिया जाने वाला मेहनताना। कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। तो मोहन कह रहा है कि मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया,
कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए, यानी कि मोहन लेखक और उसकी पत्नी को माँ बाप के रूप में देखता है। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक भी कहते हैं कि तुमने जो हमें माँ बाप के रूप में देखा है तो हम बेटे का शोषण कर सकते नहीं है, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख ली बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? परमिशन लेता है कि मन चाहे तो मैं फ़ोन कर सकता हूं? हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। काल्पनिक नाम है। तो लेखक ने अपना और अपनी पत्नी का नाम बताया, और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, यानी कि देखता रहा। यानी कि जब हमें किसी के साथ अपनापन हो जाता है तब उससे बिछड़ने की बात आती है तो दुख होता है। ये भी यहाँ पे बताया गया है लेखक ने कि और एक पराये व्यक्ति जो यानी कि किसी के जीवन में जो ये अभाव है, वस्तु का, व्यक्ति का अभाव है, उस वस्तु और व्यक्ति के अभाव को वो दूसरी जगह पे पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे मोहन के माँ बाप नहीं है तो मोहन ने लेखक और उसकी पत्नी को अपना माँ बाप यानी कि उस अभाव को यहाँ पूरा करने का प्रयत्न किया है। यानी कि मानव सहज स्वभाव है कि हम हमारे जीवन में जो भी कुछ अभाव है उस अभाव को दूसरी जगह पे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे माँ बाप अपने जीवन में जो कुछ नहीं बन सके है, वो एक अभाव है, वो पूरा अपने बच्चों में करने का प्रयत्न करते हैं कि वो हम नहीं बन पाए, वो हमारा बच्चा बन जाए, जिससे हमारी वो अभाव भरी सोच विचार, हमारा अभाव भरी हमारी दृष्टि है वो पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। यानी कि मोहन एक सामान्य व्यक्ति है, फिर भी उसने बड़ा काम करके दिखाया। स्त्री सम्मान की बात, स्त्री रक्षा की बात, और एक जीवन का एक अमूल्य मूल्य यानी कीमती मूल्य हमें यहाँ पे बताया गया है, ये हमें समझना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है कहानी के माध्यम से। इसका स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक या वर्कबुक में लिखना ही है और उसे अपनी परीक्षा एग्ज़ाम के लिए तैयार भी करना है। थैंक यू।